तो हमने ये देखा कि कैसे प्रिंसिपल सेल्स में एल्डोस्टेरोन अफेक्ट करता है, ठीक। तो जाहिर बात है, एक तो लॉजिक ये वाली बात हो गई कि लॉजिकली सोडियम तो अंदर पुल होने लगेगा एल्डोस्टेरोन के प्रेजेंस में और फास्ट, ठीक, क्योंकि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप भी ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक। तो ये जो प्रोटीन वाला स्ट्रक्चर बनने लगा था एल्डोस्टेरोन के प्रेजेंस में, तो सोडियम चैनल्स भी ज़्यादा बनेंगे, पोटेशियम चैनल्स भी ज़्यादा बनेंगे और सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप भी ज़्यादा बनेंगे। तो सोडियम बाहर फेंकेगा तो सोडियम भी ज़्यादा अब्जॉर्ब होगा और सोडियम के साथ क्या अंदर आएगा, वाटर भी आएगा। तो इसका मतलब एल्डोस्टेरोन ने क्या किया, H2O सोडियम, सोडियम वाटर रिटेंशन, ठीक। एल्डोस्टेरोन का ये तो एक बेसिक फंक्शन हमने यहाँ देख लिया। अब हम लोग इसी तरह से एक और प्रिंसिपल सेल यहाँ बना लेते हैं, ठीक। तो ये वाले जो प्रिंसिपल सेल्स होते हैं तो बेसिकली इनमें क्या होता है कि इनके पास चैनल्स होते हैं एक हार्मोन के लिए, और उस हार्मोन का नाम है वेसोप्रेसिन बोलो या फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलो, ठीक है। और जाहिर बात है एंटी डायूरेटिक हार्मोन अंदर जाके जी स्टिमुलेटरी को एक्टिवेट करेगा, जी स्टिमुलेटरी फिर एडिनिलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, फिर उसके बाद साइक्लिक एएमपी बनेगा, साइक्लिक एएमपी क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। ये सारी कहानी हमें मालूम है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो प्रिंसिपल सेल्स हैं इनके पास चैनल्स होते हैं वाटर के लिए, और इन चैनल्स का नाम होता है एक्वापोर्स, ठीक। एक्वापोर्स बोलो या फिर एक्वापोरेंस, ठीक है, इन चैनल्स का नाम होता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं एक्वापोरेंस के चैनल जो इंट्रासेलुलरली ऐसे वेसाइकल शेप में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये होते हैं इनएक्टिव, ठीक है। तो जब भी एडीएच हार्मोन प्रेजेंट होगा तो जी स्टिमुलेटरी एडिनिलाइल साइक्लेज, साइक्लिक एएमपी बढ़ेगा और प्रोटीन काइनेज ए इसको फॉस्फोराइलेट करके यहाँ लगा देगा ल्यूमेन में, और इससे क्या बनेगा, ये चैनल्स यहाँ लग जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या कर रहा है कि इस फिल्ट्रेट में से पानी निकाल रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे तो एल्डोस्टेरोन हो चाहे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन हो, ठीक है, ये यूरिन में से पानी खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर पानी खींच रहे हैं तो क्या मतलब हुआ, ये डाइल्यूट कर रहे हैं या कंसंट्रेट कर रहे हैं, ये यूरिन को कंसंट्रेट कर रहे हैं। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इज रिलीज्ड व्हेन द बॉडी नीड्स टू सेव वाटर। जब बॉडी में फ्लूइड कम है तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करता है, पानी रीअब्जॉर्ब करता है ज्यादा इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। और एक और प्रोसेस है कि अगर मान लो बॉडी फ्लूइड लॉस हो गया, ठीक, डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया, तो रास सिस्टम के थ्रू एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट होगा और वो क्या करेगा कि सोडियम और वाटर को इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन में रीअब्सॉर्ब करेगा। तो एल्डोस्टेरोन के प्रेजेंस में ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन नहीं बनता है, लेकिन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के प्रेजेंस में ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन बन सकती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेल्स हैं एंड वाले, इनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, ठीक है। इन सेल्स का नाम है, अब ये वाला पार्ट प्रेजेंट मेडुला में है तो इसलिए इनका नाम मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट भी बोलते हैं, ठीक। तो ये सेल्स क्या करते हैं ये बेसिकली सोडियम को अंदर लाते हैं, सोडियम अंदर आएगा तो वाटर भी अंदर आएगा, ठीक। तो ये भी क्या काम कर रहे हैं, सोडियम वाटर रिटेंशन का काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ ये पोटेशियम को भी सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। पोटेशियम को सिक्रीट कर दिया और इन्होंने प्रोटॉन्स को भी सिक्रीट किया।
तो अल्टीमेटली जो लास्ट वाला पार्ट है, ये जो सेल्स होते हैं, ये दोनों तरह से काम करते हैं। ये आपके इंटरकैलेटेड सेल्स का भी फंक्शन है इनके पास, और प्रिंसिपल सेल्स के भी फंक्शन है इनके पास। प्रिंसिपल सेल वाला फंक्शन ये है कि ये सोडियम वाटर रीअब्सॉर्ब कर ले रहे हैं, ठीक। और इंटरकैलेटेड सेल वाला जो फंक्शन है इनका, वो ये है कि प्रोटॉन को सिक्रीट कर रहे हैं, और दोनों ही तरह के सेल्स पोटेशियम को यूरिन में सिक्रीट कर देते हैं, ठीक। प्रोटॉन को सिक्रीट कर रहे हैं तो अंदर क्या आएगा, बाइकार्ब, ठीक है। तो इस तरह से लास्ट वाले पार्ट जो कलेक्टिंग डक्ट के सेल्स होते हैं इस तरह से काम करते हैं। लेकिन इन सेल्स की एक खास बात है, ये एक और चीज रीअब्सॉर्ब कर सकते हैं। ये यूरिया बहुत अच्छे से रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन बात यह है कि ये वाला जो यूरिया सिक्रीट हुआ, ये वापस से तो लास्ट पार्ट ऑफ जो कलेक्टिंग डक्ट होता है वो यूरिया को रीअब्सॉर्ब कर लेता है बहुत तेजी से, लेकिन वो यूरिया वापस से लूप ऑफ हेनली में आ जाता है, ठीक है। और फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है। तो इसको बोलते हैं रिसाइकलिंग ऑफ यूरिया, जो कि लास्ट पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट अलॉन्ग विथ लूप ऑफ हेनली, ठीक है। तो बाकी तो सारा कुछ यूरिन में आएगा ही। यूरिया तो ऑलरेडी हाई है कंसंट्रेशन में, लास्ट पार्ट में यूरिया जाके रीअब्सॉर्ब हो रहा है, तो यूरिया तो फिर भी आएगा, प्रोटॉन भी आएंगे, पोटेशियम भी सिक्रीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स और जो एक्सेसरी सॉल्यूट्स हैं, डैमेजिंग पार्टिकल्स हैं, वो सारे सिक्रीट हो गए यूरिन में, ठीक है। तो हमने ऐसे देख लिया कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली, डिस्टल कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, सबके अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक। ये जो रूल है कि परमिएबल कौन है वाटर के, कौन इम्परमिएबल वाटर के है, तो इससे क्या होगा कि यूरिन का कंसंट्रेशन चेंज होगा अलग अलग सेगमेंट्स में। कभी यूरिन फॉर्मेशन जो हो रही होगी कंसंट्रेटेड होगी, और कभी कभी अलग सेगमेंट में डाइल्यूट हो रही होगी, ठीक है। तो जो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कंसंट्रेशन हाइपर ऑस्मोलर था, वो इसीलिए बनाया गया है ताकि फ्लूइड को 2 बार फिल्टर कर सकें, एक बार उसको डाइल्यूट कर सकें और फिर अगली बार कंसंट्रेट कर सकें, ठीक। तो इस तरह से ये साइकिल चलती है और फिर यूरिन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट था। हमने असेंडिंग पार्ट जो था लूप ऑफ हेनली का, वहाँ पे हमने सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर देखा था। डिस्टल कलेक्टिंग डक्ट में हमने देखा था सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर देखा था, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ट्यूबल प्रोसेसिंग समझ में आ गई है। अब हम इसके बाद यूरिन का जो कंसंट्रेशन है वो कैसे डाइल्यूट और कैसे कंसंट्रेट होता है वो देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।